एंडोक्राइन सिस्टम, अब तक जितनी हमने बातें पढ़ी हुई हैं उन सारी बातों में सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये थी कि जितनी बातें अब तक हम लिंक करते हुए आए हैं उन सारी बातों का कंक्लूजन ये निकला है कि ब्रेन के साथ कनेक्शंस हैं बॉडी के तमाम पार्ट्स के बाय सम एक्सटेंशंस नोन एज नर्व्स, और नर्व्स के अंदर आयंस के इनफ्लक्स इफ्लक्स की वजह से नर्व इंपल्स जनरेट होती है, एंड बिटवीन टू डिफरेंट न्यूरॉन्स साइनेप्सिस वाले पोर्शन में न्यूरो ट्रांसमीटर्स रिलीज होते हैं जो कि केमिकल्स हैं, और उसी की तर्ज पे चलते हुए हमने दो मेजर रिसेप्टर्स को देखा जो हेयरिंग और विजन्स का काम करते हैं, और अल्टीमेटली उनका भी एंड इसी पे हुआ कि जो इंफॉर्मेशन रिसीव की उन्होंने न्यूरॉन्स के जरिए ब्रेन तक या ब्रेन के किसी स्पेसिफिक पार्ट पे पहुंचा दी। ये सारी बातें न्यूरोलॉजिकल बेसिस पे थी, यानी नर्व्स की बेसिस पे थी। अब हम इससे एक स्टेप आगे जाने लगे। अब हम बात कर रहे हैं उन तमाम चीज़ों की कि जिनका ब्रेन से तो ताल्लुक है, लेकिन इसके अलावा उनका कुछ और ख़ास काम भी हैं, और वो तमाम के तमाम क्या ख़ास काम है उनको हम पढ़ेंगे अंडर द हेडिंग ऑफ एंडोक्राइन सिस्टम। बिल्कुल शुरू में हमने एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन सिस्टम की एक बात की थी, और उसमें हमने कहा था कि एंडोक्राइन सिस्टम वो होते हैं कि जिनमें आपके पास सेल की कोई नाली नहीं होती, और जब सेल की कोई नाली नहीं होती तो सेल अपनी सिक्रीशंस डायरेक्टली रिलीज कर देता है विद इन द ब्लड वेसल, और कुछ सेल ऐसे होते हैं कि जिनके जो कनेक्टेड होते हैं किसी नालियों के जरिए, उनको हम कहते हैं एक्सोक्राइन सिस्टम। मैं जरा वो डायग्राम दोबारा एक बार बना रहा हूँ ताकि अगर कोई हमारे नए स्टूडेंट्स हैं तो उनको भी ये चीज़ जो है वो मिल सके, वो देख सके ऐसे। अब देखो हमारे पास होता क्या है, लेट सपोज आई हैव दीज सेल्स, हमारे पास सेल्स हैं बहुत सारे, ये लेट सपोज ये आपके पास एपिथेलियल सेल्स हैं किसी ऑर्गन के, और ये बड़े बड़े सेल्स यहाँ पर मौजूद हैं। ठीक हो गया। एंड दूसरी तरफ अब देखिए ये दो डिफरेंट सिनेरियोज है ना। जी सवाल भेज दे, अपना सवाल टाइप कर दे, कोई इशू नहीं है। अच्छा, अब मिसाल के तौर पे हमारे पास यहाँ पर ये जो सेल्स थे, ये ब्लड वेसल चल रही है, तो अब इसके साथ इसकी ब्लड वेसल की कनेक्शन नहीं, और इन सेल में से कोई नाली भी नहीं निकल रही जैसे उसके अंदर नाली निकल रही है। तो अब क्या होता है कि यहाँ से आपके पास कोई जो मॉलिक्यूल है, कोई भी केमिकल है, वो निकल के डायरेक्टली ब्लड के अंदर आता है, और ब्लड के जरिए अपने किसी टारगेटेड ऑर्गन तक पहुँच जाता है, जिस ऑर्गन तक उसको या जिस सेल तक उसको पहुँचना होता है। तो ये रिलीज यहाँ से हुआ, घूमते हुए आ गया इस वाले सेल के पास, इनमें कोई डक्ट मौजूद नहीं थी। दूसरी तरफ अगर कोई चीज़ यहाँ से प्रोड्यूस हुई है इस वाले सेल से, तो इस सेल के पास एक आधा डक्ट है, ये इस नाली से होती हुई जहाँ भी इसको जाना होगा ये वहाँ निकल के चली जाएगी। तो डिफरेंस बिटवीन दीज टू डायग्राम्स इज कि पहले वाली डायग्राम के अंदर इस सेल से यानी कोई नाली नहीं है, डायरेक्टली ब्लड के अंदर कोई चीज़ एंटर हुई, ब्लड के जरिए मूव करती हुई टारगेट सेल के पास चली गई। यहाँ से कोई चीज़ बनी है, नाली के जरिए बाकायदा किसी दूसरे सेल के पास गई है। तो ये दो डिफरेंट सिस्टम्स हैं हमारी बॉडी के। अब इन सिस्टम्स को साइंसदानों ने नाम दिया हुआ है। ये आपके पास सिस्टम कहलाता है एंडोक्राइन सिस्टम, यानी एक ऐसा सिस्टम जिसमें आपके पास डक्ट मौजूद नहीं है, डायरेक्टली ब्लड के अंदर सिक्रीशंस रिलीज की जा रही होंगी, और ये आपके पास कहलाता है एक्सोक्राइन सिस्टम। एक्सोक्राइन सिस्टम वो होता है कि जिसमें क्या नाली मौजूद होती है और उसमें से चीज़ें फ्लो करके आगे की तरफ जा रही होती हैं। एक्सोक्राइन सिस्टम की अगर एग्जांपल्स में मैं आ जाऊं तो इसके अंदर आपके पास आता है पैनक्रियाज, इसमें आ जाता है स्टमक, इसमें आ जाता है सलाइवरी ग्लैंड यानी जो सलाइवा प्रोड्यूस होता है। ये तीन चीजें आ जाती हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड्स के अंदर। बट इफ यू आर टॉकिंग अबाउट एंडोक्राइन ग्लैंड्स
तो उसकी बहुत लंबी तफसील है, उसके बहुत सारे ऑप्शंस हैं, टाइप्स हैं, लेकिन उसकी मैं बात लिख दूँ यहाँ पर। गोनैड्स आ जाते हैं, मेल फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जिसको हम कहते हैं। दूसरी तरफ हमारे पास आता है हाइपोथैलेमस ऑफ द ब्रेन, ये भी एंडोक्राइन ग्लैंड का ही पार्ट होता है, एंड सो ऑन। पिट्यूटरी वगैरह भी आती है, तो हम इसकी तफसील पे अभी आहिस्ता आहिस्ता करके आएंगे। सर ब्लड इन्फेक्शन किस तरह और क्यों होता है, बरीरा का सवाल है। तो ब्लड से रिलेटेड ये चीज़ है, तो इसको भी समझ लेते हैं कि ब्लड इन्फेक्शन से मुराद बहुत सारी। पहले इन्फेक्शन समझ लें क्या होता है। इन्फेक्शन कहते हैं कि अगर हमारी बॉडी के किसी पार्ट में कोई पैथोजन एंटर हो जाए, किसी भी पार्ट में बॉडी के कोई पैथोजन का मतलब वायरस, बैक्टीरिया या कोई भी फॉरेन ऑब्जेक्ट एंटर हो जाए, उस फॉरेन ऑब्जेक्ट के एंटर होने की वजह से जो झगड़ा शुरू होता है बिटवीन सेल्स ऑफ आर बॉडी एंड द पैथोजन, झगड़ा, इसको हम कहते हैं इन्फेक्शन होना। और इन्फेक्शन के नतीजे में समटाइम्स आपने देखा होगा किसी जगह पे इन्फेक्शन हो जाता है तो उसमें पानी निकलता है वहां से, उस जख्म में से, या उसमें से पस वाइट कलर, येलो कलर की प्रोड्यूस होती है। वो क्या होती है, वो जो फड्डा चल रहा था इन दोनों का, हमारी बॉडी के सेल्स का और जो बाहर से आने वाले उनका, तो वो मरे भी उनमें से बहुत सारे, उनकी लाशें बह बह के बाहर आ रही होती है, इसको हम कहते हैं पस, ये सिक्रीशन रिलीज होती है। अब ऐसी बात हो गई, अब होता क्या है कि ये जो इनका झगड़ा है इसको इन्फेक्शन कहते हैं। अब ब्लड इन्फेक्शन का मतलब ये है कि कोई चीज स्किन के थ्रू कहीं से भी ब्लड के अंदर शामिल होने की कोशिश करती है, वहां पर WBCs आते हैं और झगड़ा शुरू हो जाता है, इसको हम कहते हैं ब्लड में इन्फेक्शन हो गया। सिंपली इसको सिंपल अल्फाज में कहते हैं ब्लड में इन्फेक्शन हो गया। अब इस इन्फेक्शन के पीछे कोई भी चीज हो सकती है, इसके पीछे कोई टॉक्सिन हो सकता है, मिसाल की जरूरी नहीं कि हर बार कोई सेल आ रहा हो, कोई वायरस और बैक्टीरिया, कभी कभी ऐसा होता है कि आप कोई ऐसा केमिकल आपकी ब्लड के अंदर शामिल हो गया जो कि प्रोटीन बेस्ड था और उसके अगेंस्ट आपकी बॉडी ने एंटीबॉडी बनाना शुरू कर दी। मिसाल के तौर पे जहर सांप ने काट लिया, बिच्छू ने काट लिया, उसका जहर ब्लड के अंदर गया, ब्लड में इन्फेक्शन जनरेट हो गया। कैसे जनरेट हो गया, हम जर्नली टर्म यूज करें इन्फेक्शन की, वो कैसे हो गया कि उसने जाके ब्लड में क्लॉट्स जमा करना शुरू कर दिए, और जो जहर था चूंकि वो प्रोटीन बेस्ड था तो उसके अगेंस्ट आपके पास बॉडी ने एंटीजन कहलाता है, उसकी बॉडी ने एंटीबॉडीज बनाना शुरू की, वहां फड्डा शुरू हो गया, एक क्लम्स क्लॉट्स बनना शुरू हो गया, कहते हैं ब्लड में इन्फेक्शन हो गया। कोई बैक्टीरिया एंटर हो गया ब्लड के अंदर, उसका झगड़ा हो गया WBCs के साथ, WBCs ने उसको मारना शुरू किया, क्लम्स क्लॉट्स बनना शुरू हो गया, हम कहते हैं जी इनको ब्लड में इन्फेक्शन हो गया, ये वाला बड़ा खतरनाक किस्म का। तो कोई भी ऐसी चीज कि जिसमें हमारी बॉडी के सेल्स और बाहर से आने वाला कोई सेल आपस में झगड़ना शुरू कर दें, उस जगह पे वो मैदान जंग बन जाए, उसको हम कहते हैं इन्फेक्शन। अब चाहे वो ब्लड में हो, स्किन में हो, ब्रेन में हो, किसी भी बॉडी के ऑर्गन के अंदर हो, वो इन्फेक्शन ही कहलाएगा। क्लियर हो गई बात, तो इन्फेक्शन होती है। ठीक है भाई, तो अब ये वाली चीज हो गई। अच्छा, अब ये तो हो गया एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन की बातें। अब एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन की बातों के बाद हमें सबसे पहले ये बात समझना जरूरी है कि हमारी बॉडी के अंदर किस किस टाइप के, बारकल्ला बेटा बारकल्ला, अच्छा, किस किस टाइप के एंडोक्राइन ग्लैंड्स मौजूद हैं और उन एंडोक्राइन ग्लैंड्स में से कौन कौन सी सिक्रीशंस रिलीज होती हैं। इंपॉर्टेंट है बात समझना। उस पे जाने से पहले जरा दो बातें अच्छे से याद रख लीजिए। उन दो हार्मोन्स के नाम के जिनको जो सारी चीजों को कंट्रोल कर रहे होते हैं, कंट्रोलिंग सेंटर ऑफ एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम का जो कंट्रोलिंग सेंटर है वो क्या क्या होता है, वो कौन कौन होता है, उसमें से दो चीजों के नाम बड़े वाज़ेह तौर पे नजर आते हैं। एक आपके पास है हाइपोथैलेमस और एक आपके पास है पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है, पिट्यूटरी ग्लैंड होता है, मैंने स्पेलिंग उसकी गलत लिखी हुई है, पिट्यूटरी ग्लैंड होता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि सर ये पिट्यूटरी ग्लैंड जो है इसके अंदर हमारे पास क्या क्या चीजें आ जाती हैं और ये इनके दो के नाम आपने इतने खास तौर पे क्यों लिखे हैं। तो हमारी जो बुक है ना, जो 9th की मैट्रिक वाली बुक है, उसमें हाइपोथैलेमस की जो सिक्रीशंस है एंडोक्राइन की, उसको इतना ज्यादा जिक्र नहीं किया गया है। लेकिन आपको ये बात पता होनी चाहिए क्योंकि बेसिक्स बनती हैं, अभी मैट्रिक में बेसिक बनेंगे ना, तो सेकेंड ईयर में जाके आपके पास फिर दोबारा ये चैप्टर आएगा आपके सामने,
और उस वक्त आप बिल्कुल एक ट्विस्टिंग चीज पढ़ोगे, आपने हाइपोथैलेमस को कभी पढ़ा नहीं मैट्रिक के अंदर, आपको पता ही नहीं कि क्या होता है, इसका क्या ताल्लुक है पिट्यूटरी के साथ। आपने डायरेक्टली पिट्यूटरी पढ़ा एंड रेस्ट ऑफ दिस लाइक हार्मोन्स को डिटेल में, ग्लैंड्स को डिटेल में पढ़ा। तो आपको अभी थोड़ा सा जिक्र होना चाहिए कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द फंक्शनिंग ऑफ हाइपोथैलेमस पहले वाला एंड द फंक्शनिंग ऑफ पिट्यूटरी दूसरा वाला, और इनका आपस में कनेक्शन क्या होता है, और दोनों मिलके किस तरह से बॉडी के डिफरेंट एस्पेक्ट्स को कंट्रोल कर रहे होते हैं। ये बात क्लियर हो गई। अच्छा, अब ये चीज देखो कि आपकी किताब के अंदर एक अदद जो है वो चार्ट बना हुआ है जिसमें उन्होंने पिट्यूटरी ग्लैंड के मुख्तलिफ हार्मोन्स का जिक्र लिखा हुआ है और वो किन को जाके अफेक्ट करते हैं और उनसे क्या क्या कुछ होता है उसकी बातें लिखी हुई हैं। ठीक हो गया। मैं आपके सामने सिर्फ आपकी इंफॉर्मेशन के लिए एक चार्ट बनाने लगा हूं जिसमें हाइपोथैलेमस से निकलने वाले हार्मोन्स और उनका पिट्यूटरी से लिंक और पिट्यूटरी का फिर दूसरे हार्मोन्स के साथ लिंक का जिक्र मौजूद है। लेकिन इससे पहले एक बात अच्छे से समझ लीजिए कि हाइपोथैलेमस को हम जो वर्ड देते हैं वो वर्ड होता है मास्टर ग्लैंड ऑफ द बॉडी। क्या कहते हैं? मास्टर ग्लैंड ऑफ द बॉडी। मास्टर ग्लैंड का मतलब ये होता है कि ये वो बड़ी चीज है कि जिसके कंट्रोल में सारे ग्लैंड्स होते हैं, और यही वो ग्लैंड है जो कि हाइपोथैलेमस को जो कि पिट्यूटरी को कंट्रोल करता है, और पिट्यूटरी फिर रेस्ट ऑफ दी अदर एंडोक्राइन ग्लैंड्स को कंट्रोल करती है। यानी हाइपोथैलेमस कंट्रोल्स पिट्यूटरी, इट कंट्रोल्स अदर एंडोक्राइन ग्लैंड्स। तो ये सीढ़ी चलती भी आती है। तो जो वो है ना KFC वालों का आजकल क्या चल रहा है, वो जो उन्होंने स्लोगन निकाला हुआ नया इश्तिहार, हैशटैग क्या 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 निकाला हुआ उन्होंने, किसी ने देखा है? KFC वालों ने आजकल एक नया इश्तिहार लगाया है फ्राइड चिकन वाला, कि बाप तो बाप होता है, वो वाली चीज़ ना। तो ये जो अब्बू है ऑफ एंडोक्राइन सिस्टम, इसको हम हाइपोथैलेमस कहते हैं। इट कंट्रोल्स द पिट्यूटरी एंड देन इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोलिंग रेस्ट ऑफ दी। हाँ, ये बाप है गेम का। यस एग्जैक्टली, हैशटैग उन्होंने नया निकाला हुआ है। ठीक है, तो ये है गेम का बाप। ठीक है, हाइपोथैलेमस, ये आपने याद रखना है, भूलना नहीं है। तो ये सीक्वेंस याद रखनी है आपने, बिकॉज दिस इज समथिंग दैट इज नॉट एक्सक्लूसिवली एक्सप्लिसिटली मेंशन इन योर बुक्स। तो नेक्स्ट टाइम व्हेन यू गोना टॉक टू योर फ्रेंड्स, और जब स्कूल में आप जाओगे तो एक अलग लेवल पता चलना चाहिए बात करते हुए, क्योंकि हर बच्चा पिट्यूटरी से स्टार्ट करेगा, आप कहां से स्टार्ट करोगे? हाइपोथैलेमस से, और आप हाइपोथैलेमस से इसको लिंक करोगे। लेट्स गो ऑन और लेट्स टॉक अबाउट जो मैं चार्ट बनाने की बात कर रहा था उसकी बात क्या होती है। लेकिन इससे पहले एक और बात समझ लें कि हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी मौजूद कहां होते हैं। हमने ब्रेन के अंदर एक बात पढ़ी थी कि देयर इज अ पार्ट इन योर ब्रेन विच इज नोन एज थैलेमस, जो कि कंट्रोल सेंटर था। उसके पास इंफॉर्मेशन आती थी और वो डाइवर्ट कर देता कि इंफॉर्मेशन को किस जगह पे, कौन सी इंफॉर्मेशन को कहां जाना है। ऐसा था कि नहीं था? उसी के नीचे एक जगह मौजूद थी, उसको हम हाइपोथैलेमस कहते हैं। और हमने पॉइंट्स में बात लिखी थी कि हाइपोथैलेमस का काम बॉडी की टेम्परेचर को रेगुलेट करना, मुख्तलिफ चीजों की रेगुलेशन की थी। तो वो सारे काम ये देख रहा होता है। ठीक हो गया? तो ये तो बात सारी एक तरफ हो गई। इसी हाइपोथैलेमस के नीचे पिट्यूटरी ग्लैंड लगा हुआ होता है। कौन लगा होता है? पिट्यूटरी ग्लैंड लगा हुआ होता है। अच्छा, अब पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में सीन कुछ इस तरह से है कि इसको याद रखिएगा कि हमारे पास वैसे तो बहुत सारे हार्मोन सिक्रिएट करता है पिट्यूटरी और हाइपोथैलेमस साथ में मिलकर। मैं आखिरी कुछ बातें कर रहा हूं। इसमें हमारे पास यहां पर आ जाता है वो आ जाएगा हार्मोन। ठीक हो गया? बल्कि मैं हार्मोन्स की ऐसी लिस्ट बनाया था, उसको लिखने की जरूरत नहीं है मुझे। और मैं इसको ऐसे बनाता हूं कि दिस इज माय, लेट्स सपोज हाइपोथैलेमस। ये रहा हाइपोथैलेमस। ओ माय गॉड, आवाज़ें निकाल लगे। ये आ गया मेरे पास पिट्यूटरी ग्लैंड, और ये ऑर्गन या ग्लैंड आ गए। ठीक हो गया?
ये आपके पास तीन चीजें आ गई। क्या आ गई? ये तीन चीजें आपके पास आ गई। अब जरा इसमें आगे बात करना शुरू करते हैं। देखो हमारे पास ये जो मैंने बनाया है, हाइपोथैलेमस किस तरह से इन्फ्लुएंस करता है पिट्यूटरी को, वो किस तरह से इन्फ्लुएंस करता है दूसरे ऑर्गन्स और ग्लैंड्स को। हमारी बुक के अंदर जो एक चार्ट बना हुआ है उसमें हमने टोटल, चूंकि वो पिट्यूटरी का ही है, तो उसमें पहले हमने उनकी सीक्वेंस लिखी जो हार्मोन्स हैं, उसके बराबर में एक सीक्वेंस बनाई कॉलम में कि वो किसको अफेक्ट करते हैं, और उसके बराबर में कॉलम बनाया कि जिसके अंदर वो किस किस को और फर्दर अफेक्ट कर रहा होता है या किस पार्ट को जाके आपके पास अफेक्ट करता है। अच्छा, अब मैं यहाँ पर एक चीज़ आपको निकाल के बताता हूँ। हाँ, ये रहा। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद दिस। सबसे पहले हम यूज करेंगे यहां पर हाइपोथैलेमस का एक हार्मोन है जिसको हम कहते हैं GHRH। GHRH का मतलब होता है, सुनते जाना, ग्रोथ हार्मोन रेगुलेटिंग हार्मोन। चार चीजें हो गई, ग्रोथ हार्मोन रेगुलेटिंग हार्मोन, GHRH। जगह की तंगी की वजह से मैं इसको पूरा नाम लिख रहा, तो मैं साथ साथ बताता है। ग्रोथ हार्मोन रेगुलेटिंग हार्मोन यानी ये वो हार्मोन है जो ग्रोथ हार्मोन को, यानी बॉडी की ग्रोथ करवाने वाले हार्मोन को स्टिम्युलेट करता है। ये कहां से रिलीज हो रहा है? ये हाइपोथैलेमस से रिलीज हो रहा है। इफ यू डोंट वांट टू रिमेंबर दिस पर्टिकुलर सेक्शन, इट्स गुड, कोई ऐसा मसला नहीं क्योंकि किताब में हमारी दर्ज है। लेकिन ये जो नीचे वाला पोर्शन है, यानी ये दो पोर्शन है, आपको याद होने चाहिए। मैं एडिशन ऊपर का क्यों बना रहा हूं? ताकि आपको ये बात अच्छे तरीके से बावर रहे कि पिट्यूटरी अकेले खुद काम नहीं करता, बल्कि पिट्यूटरी को भी पीछे से कोई काम करवाता है। So if you want to remember the name, it's up to you. If you don't want to remember it, I don't have any issues with that. But आपको एटलीस्ट इतना याद हो कि भाई ये अकेला नहीं है, इसके ऊपर भी कोई बैठा हुआ है जो इससे काम करवा रहा होता है। तो जब हम GHRH की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि भाई GHRH का फुल फॉर्म होता है ग्रोथ हार्मोन रेगुलेटिंग हार्मोन, और ये वो हार्मोन है कि जो कि ग्रोथ हार्मोन को रिलीज करवा रहा होता है। अब ग्रोथ हार्मोन को रिलीज करवाने के बाद हम ये कहते हैं कि ये ग्रोथ हार्मोन को रिलीज करवाता है, तो यहां से आपके पास GH रिलीज होता है। GH का फुल फॉर्म क्या है? ग्रोथ हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन के लिए हमारे पास दूसरा एक टर्म इस्तेमाल होता है, उसको हम सोमैटोट्रोपिन हार्मोन भी कहते हैं। सोमैटोट्रोपिन हार्मोन ST से भी रिप्रेजेंट किया जाता है या सिंपली ग्रोथ हार्मोन से भी रिप्रेजेंट किया जाता है। ये वो नाम है जो हमारी किताब में मौजूद है। ये तो बात हो गई हमारे पास इसकी। अब ग्रोथ हार्मोन क्या काम करता है? ग्रोथ हार्मोन आपकी बोन्स को, आपके ऑर्गन्स को, मसल्स को, कार्टिलेज वगैरह को, एक्सेट्रा को ग्रो करवाता है। इसको ग्रो करवाता है। ये काम इसका करवा रहा होता है कि इसको ग्रो करवाता है। ठीक है, इसको डाउन रेगुलेट करने वाला भी एक हार्मोन होता है, उसको सोमैटोस्टैटिन कहते हैं, बट लेट्स नॉट गो इनटू दैट डिटेल। ठीक हो गया, ये पहला हार्मोन हमारे पास आ गया। अब हम बात करते हैं एक दूसरे हार्मोन की, एक दूसरे हार्मोन की बात करते हैं। वो दूसरा हार्मोन कौन सा वाला है भाई, जरा उसको भी देख लेते हैं। तो हमारे पास जो दूसरा हार्मोन है यहाँ पर, उस हार्मोन को हम नाम देते हैं TRH। क्या नाम देते हैं? TRH। तीन नाम है इसके, TRH। TRH का मतलब होता है थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, ये किसको रिलीज करवाएगा? ये रिलीज करवाएगा TSH को। TSH का फुल फॉर्म क्या है? थायरॉइड स्टिम्युलेटिंग हार्मोन। ऊपर वाला क्या है? थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। नीचे वाला क्या है? थायरॉइड स्टिम्युलेटिंग हार्मोन। ये किसको रिलीज करवाएगा? ये जाएगा थायरॉइड ग्लैंड के पास और वहां से रिलीज करवाएगा थायरॉक्सिन। थायरॉक्सिन हार्मोन है, उसको रिलीज करवाएगा। देखो चेंज समझ में आ रही है? हमारी किताब में लिखा हुआ है TSH विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ थायरॉइड ग्लैंड या थायरॉक्सिन, लेकिन हम ये कह रहे हैं ना 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 ना, हम आपको आधी इंफॉर्मेशन नहीं देंगे, हमें ऊपर वाली चीज भी दिखाएंगे जिसमें पर्दा डाला हुआ था। तो वो चीज भी आपके सामने क्लियर कट होकर सामने आ जानी चाहिए। यहां तक सबको बात क्लियर है? अच्छा, अब इसके बाद एक और चीज भी देख लो, इसके बाद एक और चीज भी देख लो। कहते हैं कि हमारे पास एक और हार्मोन है। क्या है? एक और हार्मोन है। उस हार्मोन का नाम है CRH। क्या नाम है? CRH। तीन वर्ड्स हैं, कॉर्टिकोट्रॉफिक रिलीजिंग हार्मोन। कॉर्टिकोट्रॉफिक, कॉर्टिकोट्रॉफिक रिलीजिंग हार्मोन,
कॉर्टिकोट्रॉफिक रिलीजिंग हार्मोन, CRH इज इनफ, यू डोंट हैव टू गो इनटू दैट डिटेल। कॉर्टेक्स किसे कहते हैं? हमारी किडनी में हमने पार्ट पढ़ा था कॉर्टिकल रीजन और मेडुलर रीजन। सेरिब्रल कॉर्टेक्स बाहर वाला पोर्शन जिसको हम ग्रे पार्ट कहते हैं ऑफ द ब्रेन, किडनी का कवर। तो किसी भी चीज का, किसी भी ऑर्गन का बाहर वाला पोर्शन कॉर्टेक्स कहलाता है और अंदर वाला पोर्शन मेडुला कहलाता है। तो यहां पर किसकी बात हो रही है? कॉर्टिकोट्रॉफिक रिलीजिंग हार्मोन, एक ऐसा हार्मोन जो कॉर्टिकल रीजन से रिलीज करवा रहा है, समथिंग हैव टू डू विद द कॉर्टिकल रीजन। अब किसका कॉर्टेक्स, किसका कॉर्टेक्स? अब इसको सुनते जाएं। ये रिलीज करवाता है ACTH को। ACTH का फुल फॉर्म क्या है? एड्रीनो कॉर्टिको ट्रॉफिक हार्मोन। एड्रीनल ग्लैंड है जो किडनी के ऊपर मौजूद होता है। एड्रीनो कॉर्टिको ट्रॉफिक हार्मोन, चार नाम हो गए। ACTH किससे कंट्रोलर है? CRH से। अब ACTH खुद क्या करता है, कहां जाता है? जिस ऑर्गन के पास जाता है उसको कहते हैं कि ये एड्रीनल कॉर्टेक्स के पास जाता है और एड्रीनल ग्लैंड की सिक्रीशन कराता है, एड्रीनल ग्लैंड के हार्मोन्स को सिक्रीट करवाता है। अब इससे बहुत लंबी तफसील है एड्रीनल ग्लैंड से कौन कौन से हार्मोन है, उनमें से मैं एक हार्मोन आपको बता दूं जब आप, जो उस वक्त रिलीज होता है जब आप फॉर एग्जांपल किसी एडवेंचर पार्क में जाते हो, बंजी जंपिंग कर रहे होते हो, जिसको हम एड्रेनलिन कहते हैं। एड्रेनलिन जिसको हम कहा जाता है ना कि वो इमरजेंसी स्टेट में, एक्साइटमेंट, एडवेंचर की स्टेट में रिलीज होता है, ये इसी यहीं से रिलीज होता है। रिलीज तो वो हो रहा है गुर्दों के ऊपर लगे हुए एड्रिनल ग्लैंड से, लेकिन इंफॉर्मेशन कहां से आ रही है? ब्रेन से। ब्रेन के कहां से? हाइपोथैलेमस से, वहां से पिट्यूटरी, और फिर फाइनली आपके पास आखिरी वाले पोर्शन के ऊपर आ रही होती है। क्या सारे बच्चे यहां तक मेरे साथ हैं भाई? क्या सारे बच्चे यहां तक मेरे साथ हैं? अब आ जाओ, हमारे पास एक और रास्ता है, एक और चीज है, एक आखिरी ग्रुप है हार्मोन्स का, मैं उसको भी जिक्र कर दूं। वो आखिरी ग्रुप जो है उसमें जो हार्मोन है उसको हम नाम देते हैं GnRH। क्या नाम दिया है? GnRH। इससे पहले था GHRH, ग्रोथ हार्मोन रेगुलेटिंग या रिलीजिंग हार्मोन। ये है गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। N और H दोनों में फर्क है, वो देख लेना। गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, गोनाडोट्रोप्स यानी गोनाड्स से रिलेटेड, गोनाड्स कहते हैं टेस्टिस एंड ओवरी, जो मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है उससे रिलेटेड। गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन है, तो हमारे पास दो गोनाडोट्रोपिन हार्मोन्स होते हैं, दो गोनाडोट्रोपिन हार्मोन होते हैं। एक का नाम है FSH, एक का नाम है LH। FSH का फुल फॉर्म क्या है? फॉलिकल स्टिम्युलेटिंग हार्मोन, फॉलिकल स्टिम्युलेटिंग हार्मोन। LH का फुल फॉर्म क्या है? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। तो GnRH क्या था? गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। किसको रिलीज करा रहा है? फॉलिकल स्टिम्युलेटिंग हार्मोन और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ये दो हार्मोन्स हो गए, ये पिट्यूटरी से रिलीज हो रहे हैं। ये दोनों आगे जाके क्या करते हैं? ये दोनों जाते हैं गोनैड्स के पास। गोनैड्स किसे कहते हैं भाई? गोनैड्स होते हैं आपके पास टेस्टिस एंड ओवरीज। टेस्ट ओई 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 ओई, फिर दोबारा खोलो उसको। हाँ ये, हाँ, तो टेस्टिस और ओवरीज की मैं बात कर रहा था। इसकी बात कर रहे हैं। टेस्टिस और ओवरी जो है वो रिलीज करवाते हैं और फिर ये आगे जाके जो इनके अपने हार्मोन्स हैं, यानी टेस्टोस्टेरोन है, प्रोजेस्टेरोन है, ईस्ट्रोजन है, उनको रिलीज करवाते हैं। वो तो हम उसकी बात करेंगे जब हम इंडिविजुअली इसका काम देख रहे होंगे। तो ये ओवरऑल पूरा चार्ट है। इसमें और भी हार्मोन्स ऐड हो सकते हैं, लेकिन चूंकि हमारी बुक में पिट्यूटरी से रिलेटेड यही वाले चंद एक हार्मोन्स थे तो मैं उनका नाम ऐड कर दिया। अब यहां एक चीज सवाल पैदा होता है कि सर हमारी किताब के अंदर 3 और नाम लिखे हैं पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलेटेड, 3 और नाम है, जिसमें मेलानोसाइट का एक हार्मोन है, MSH मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, दूसरा आपके पास ADH है, एंटी डायरेटिक हार्मोन है, और तीसरा ऑक्सीटोसिन है। आपने उनका जिक्र क्यों नहीं किया? उनका भी तो जिक्र करना चाहिए ना, तो उनका जिक्र कर लेता हूं। पहले इसको चार्ट को उतार लो, आज की आखिरी बात कर लेते हैं, उसके बाद फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में इसको कंटिन्यू करें। आज की आखिरी बात कर लेते हैं, जरा उसको भी सुन लो। अच्छा भाई, अब प्यारे बच्चों एक बात अच्छे से याद रख लेना कि इस वक्त जो हमने लिस्ट ऑफ दीज हार्मोन्स बनाए पिट्यूटरी ग्लैंड के, ये पिट्यूटरी ग्लैंड के वो हार्मोन्स हैं कि जिनका ताल्लुक जो है वो किससे है? पिट्यूटरी ग्लैंड के 2 मेजर पार्ट्स होते हैं हमारे पास, 2 मेजर पार्ट्स हैं।
एक पार्ट आपके पास जो है वो कहलाता है एंटीरियर पिट्यूटरी और एक कहलाता है पोस्टीरियर पिट्यूटरी। ये जो मेरा फ्रंट का पोर्शन है ये एंटीरियर एंड कहलाता है और पीछे जो बैकबोन वाला पोर्शन है वो पोस्टीरियर एंड कहलाता है। इसकी डायग्राम मैं आपके सामने बनाता हूं ताकि आपको फर्क समझ में आए। देखो मेरे प्यारे बच्चों, ये आपके पास फॉर एग्जांपल हाइपोथैलेमस है। फॉर एग्जांपल दिस इज दी हाइपोथैलेमस। इससे इस तरह का एक स्ट्रक्चर निकलता है जिसमें से एक पोर्शन ये है और एक पोर्शन आपके पास इस तरह से पीछे की तरफ मौजूद होता है। दिस पोर्शन इज योर हाइपोथैलेमस। बल्कि मैं इसमें नहीं लिखता, इसको मैं अलग से करके लिखता हूं क्योंकि मुझे यहां एक चीज लेबल करनी है। ये जो पोर्शन है हमारे पास ये है हाइपोथैलेमस ऑफ द ब्रेन। ये जो आगे वाला पोर्शन है इसको हम कहते हैं एंटीरियर पिट्यूटरी। एंटीरियर पिट्यूटरी और जो पीछे वाला है इसको हम कहते हैं पोस्टीरियर पिट्यूटरी। पोस्टीरियर पिट्यूटरी ये पीछे वाला पोर्शन है। अब हमने इस वक्त जितने हार्मोन्स के नाम लिखे थे कौन कौन से लिखे, मैं यहां नाम नोट करते जा रहा हूं। पहले हमने लिखा था ग्रोथ हार्मोन जिसको हम सोमैटिक हार्मोन भी कहते हैं, STH भी कह सकते हैं और SH भी कहते हैं। दूसरा हमने लिखा था TSH थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। चौथा हमने लिखा था ACTH। पांचवा हमने लिखा था FSH एंड LH। और छठा जो मैंने वहां मेंशन नहीं किया क्योंकि उसके पीछे हाइपोथैलेमस का कोई हार्मोन नहीं होता, वो आपके पास है मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये लिस्ट ऑफ हार्मोन्स हैं जो एंटीरियर यानी आगे वाली साइड से प्रोड्यूस होते हैं, आगे वाले साइड से हार्मोन्स प्रोड्यूस होते हैं। बाकी बच गए दो मेजर हार्मोन। एक का नाम है ADH एंटी डायूरेटिक हार्मोन, इसको वैसोप्रेसिन भी कहते हैं, वैसोप्रेसिन या एंटी डायूरेटिक हार्मोन। और दूसरा आपके पास है उसको हम ऑक्सीटोसिन कहते हैं, ऑक्सीटोसिन कहते हैं। देखो हमने इन सब के फंक्शंस तो देखे, इसका फंक्शन मैंने अभी रह गया था, इसका फंक्शन भी सुन लो। जो स्किन आपके पास डार्क या लाइट शेड की होती है ये मेलानोसाइट्स की वजह से होती है। मेलानिन मौजूद होता है हमारे सेल्स के, जो स्किन सेल्स है उसके अंदर मेलानोसाइट्स होते हैं जो मेलानिन प्रोड्यूस करते हैं। तो मेलानिन स्टिमुलेटिंग हार्मोन आपके पास है और इस हार्मोन का काम ये होता है कि ये बॉडी को कलर देता है। डार्क कलर, ज्यादा मेलानिन होगा तो डार्क कलर हो जाएगा बॉडी का, लाइट कलर होगा तो कम मेलानिन होंगे, इसका काम करता है। ADH की मैं अगर बात कर लूँ तो ये पानी की एब्जॉर्बेंस करवाता है। वो जो हमने किडनी के अंदर डक्ट्स पढ़ी थी ना, कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल्स, लूप ऑफ हेनले, असेंडिंग और प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल और डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले, वो सारी बातें वहां से पानी की और सॉल्ट्स की एब्जॉर्बेंस कराने का काम करता है। ऑक्सीटोसिन की अगर दूसरी बात कर ली जाए, मैं यहाँ लिख भी देता हूँ इसको, चलो तो तुम लोगों के पास एक चीज रह जाएगी। अल्लाह, ये फिर वहां पहुंच गया। तो ADH जो है दरअसल वो क्या है, ADH जो है वो वाटर की रीएब्जॉर्प्शन कराता है, ठीक है। और ऑक्सीटोसिन जो है इसको हम लव हार्मोन भी कहते हैं। इसके कई सारे काम है लेकिन इसका एक इंपॉर्टेंट काम ये होता है कि बॉन्डिंग्स बनवाता है और दो लोगों के दरमियान में या ज्यादातर अम्मा और बच्चों के दरमियान में जो बॉन्डिंग्स बनती हैं वो ऑक्सीटोसिन की वजह से बनती हैं। नाउ हियर्स वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग अबाउट द पोस्टीरियर हार्मोन्स ऑफ द ह्यूमन बॉडी। ये मूड, प्लेजर, मूड, इस तरह की चीजें बनाता है। अब एक बड़ी खास बात मैं आपको बताता हूं। देखो होता क्या है कि ये जो हाइपोथैलेमस है ना, हाइपोथैलेमस, इसमें कुछ न्यूरॉन होते हैं, न्यूरॉन, इनकी कुछ एंडिंग्स यहां मौजूद होती हैं, ठीक हो गया। ये न्यूरॉन आ गया, इसकी कुछ एंडिंग्स कहां मौजूद है, पोस्टीरियर एंड पे मौजूद है, पोस्टीरियर एंड पे मौजूद है। और इसी साइड से ये दो रिलीज होते हैं। अब इनका मसला दरअसल ये है कि आपके पास बज़ाहिर दिखाने के लिए ये दोनों हार्मोन ADH और ऑक्सीटोसिन रिलीज तो पोस्टीरियर पीछे वाले पार्ट से हो रहे हैं, लेकिन असल में ये आ कहां से रहे हैं, ये आ हाइपोथैलेमस से रहे हैं, स्टोर यहां पर होते हैं और फिर रिलीज होते हैं। तो पता ये चला कि दरअसल पोस्टीरियर पिट्यूटरी से रिलीज होने वाला ADH और ऑक्सीटोसिन वो पोस्टीरियर पिट्यूटरी के अपने हार्मोन्स हैं ही नहीं। वो किसके हार्मोन्स हैं, वो हाइपोथैलेमस के होते हैं जो बनते यहां पर हैं, सिंथेसाइज्ड इन हाइपोथैलेमस बट स्टोर्ड एंड सिक्रीटेड फ्रॉम पोस्टीरियर पिट्यूटरी। वाह भाई वाह, क्या साइंस है।
समझो मेरी बात को, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखना अच्छे से कि एंटीरियर पिट्यूटरी से रिलीज होने वाले सारे हार्मोन्स पिट्यूटरी के अपने हैं, बनते भी वहीं पर हैं, स्टोर भी वहीं पर होते हैं, रिलीज भी वहीं से होते हैं। लेकिन ये जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी के जो दो हार्मोन्स हैं, दे आर सिंथेसाइज्ड इन हाइपोथैलेमस बट स्टोर्ड एंड सिक्रेटेड थ्रू दी पोस्टीरियर पिट्यूटरी। सबको मेरी बात यहां तक क्लियर हो गई भाई?